बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 और सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। तो इससे संबंधित जो आपकी किताब है भारत भौतिक पर्यावरण, इसी से संबंधित 5 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर्स आज हम कवर अप करेंगे और ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए। एपिसोड नंबर आपका 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला प्रश्न है हमारा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है, कैसे? व्याख्या कीजिए। तो देखो, जो मानसून होता है, मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि जो मानसून है उसी पर भारत के जो कृषि के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो वहां पे कृषि की फसलें किस पर निर्भर होती है? मानसून पर। एवं कृषि उपज की सफलता कह लीजिए और असफलता, अगर किसी उपज जो वो सही होगी या खराब होगी, वो इसी चीज पर निर्भर करती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा लाई गई जो वर्षा है वो नॉर्मल है या बिल्कुल ही नहीं है या फिर अधिक है। भारत की 60% जो जनसंख्या है वो अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर करती है? फार्मिंग यानी कि कृषि पर। वर्षा की उच्च परिवर्तनता के कारण देश के कुछ भागों में सूखा भी पड़ता है और कहीं पे अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो वहां पे बाढ़ भी जाती है। भारतीय कृषि की सफलता मानसून वर्षा के निश्चित समय तथा निश्चित रूप में वितरित होने पर निर्भर करती है। यानी भारतीय कृषि की अगर सफलता की हम बात करें तो मानसूनी जो वर्षा है अगर निश्चित समय पर होती है और नियमित जितनी चाहिए उतनी होती है तो अच्छी होगी, अगर नहीं होती है तो सिंपल सी बात है, फसल जो है वो खराब हो ही जानी है। उसके बाद है सिंचाई विहीन ऐसे क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई नहीं हो जाती है, अगर वहां पे वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता होती है तो वहां की फसल खराब हो सकती है। मानसून का अचानक से प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन, यानी कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे अगर मानसून जो वो एकदम से आ जाता है, उसका प्रस्फोट हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि उस क्षेत्र में मृदा अपरदन बढ़ जाता है। तो भारतीय किसान के लिए मानसून जो वो कुछ चीज से एक जुआ साबित हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। इसमें हमसे पूछा गया है कि वन संरक्षण नीति जो है वो लागू कब की गई थी और इस नीति के उद्देश्य। तो देखो, जब हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी तो उसके पश्चात भारत ने सबसे पहली जो वन नीति, देखिए यहाँ पे वन संरक्षण बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ वन बोला गया, वन नीति। तो वन नीति 1952 में हुई थी, लेकिन वन संरक्षण नीति इसी को संशोधित किया गया था 1988 में, जिसे हम नई राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं। इसमें यह कहा गया था कि जो ऐसे क्षेत्रफल जो वन है, ठीक है, उनमें कमी हो रही है तो उन्हें रोकने के लिए एक तरह से वन संरक्षण नीति लागू की गई थी 1988 में। अब इस नीति के समझिए कुछ प्रमुख उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या होंगे? सबसे पहला उद्देश्य देख लीजिए कि देश के 33% भाग पर हमें वन लगाना है, यानी कि देश का जो ये 33% भाग है हमें इस पर क्या करना है? वन लगाना है। वन और वन्य जीव जो है हमें उन लोगों का संरक्षण करना है जिसमें हमें लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है, साथ ही साथ पारिस्थितिक असंतुलन में, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर वन नहीं है वहां पे हमें वन लगाने चाहिए। तीसरी है देश की जो प्राकृतिक धरोहर है, जो जैव विविधता है और जो आनुवांशिक मूलता है, हमें इन सभी को संरक्षित करना होगा। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण आदि को हमें रोकना होगा। साथ ही साथ बाढ़ और सूखा ऐसी जो स्थितियां हैं उन्हें रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक वन लगाने पड़ेंगे। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है या फिर जो ऊसर भूमि है, ऐसी भूमि पर हम सामाजिक वानिकी कर सकते हैं, वन रोपण कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम वहां पे वन लगा सकते हैं। वनों की उत्पादकता जो है उसको बढ़ाकर हम वनों पर निर्भर जो ग्रामीण जनजाति हैं, जो कि इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन, ये सभी वनों से प्राप्त करते हैं, तो हम वनों की उत्पादकता को बढ़ाएंगे। लेकिन जो वन जो ग्रामीण लोग इन वनों पर आधारित हैं, निर्भर हैं, उन्हें हम लकड़ी के स्थान पर और कुछ वस्तुएं उपयोग करने को कहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ पेड़ लगाने के लिए हम बढ़ावा देंगे, पेड़ कटाई के लिए हम जन आंदोलन चलाएंगे और इन आंदोलनों में हम महिलाओं को भी सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट। मृदा किसे कहते हैं, ठीक है, और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मृदा देखो सबसे पहले आखिर होती क्या है। तो मृदा जो है वो भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग होता है जो चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कण और वनस्पति के सड़े गले अंश के मिश्रण से जलवायु व जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है इसके द्वारा बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम मृदा। अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो वो काफी जटिल होती है। अब इसके कई कारक होते हैं। सबसे पहला है जनक सामग्री। इसका क्या अर्थ है? यानी कि मूल पदार्थ।
तो मृदा निर्माण का जो मूल पदार्थ होता है वो होता है चट्टानों से प्राप्त, अर्थात चट्टानों के टूटने फूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। फिर आता है उच्चावच। उच्चावच में क्या होता है, देखो दो तरह की जो ऊंचाई होती है, एक जो है वो इस तरह की होगी जिसमें ऊंचाई जो है वो बहुत अधिक होगी, एक कुछ इस तरह की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो ये जो ऊंचाई है जो तीव्र ढाल वाली, यहाँ पे जल प्रवाह तेज होगा तो मृदा निर्माण नहीं होगा ज्यादातर, और जो ये वाला एरिया है जहाँ पे ढाल सही है तो यहाँ पे मृदा का जो जल का निक्षेप है वो अधिक होगा और मृदा की एक मोटी परत यहाँ पे निर्माण हो पाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके तीन कारण और हैं अभी, जिसमें से तीसरा है जलवायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करता है, तो देखो विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, तापमान और वर्षा में जो अंतर पाया जाता है, इसी की वजह से कई प्रकार की मृदाएं, आपने देखा होगा लेटेराइट, काली, लाल, पीली, ऐसी बहुत सारी मृदाओं का निर्माण होता है। ये किसकी वजह से होता है, तापमान और वर्षा में पाए गए अंतर की वजह से। फिर आता है प्राकृतिक वनस्पति। तो किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की जो वास्तविक प्रक्रिया है तथा इसका जो विकास है वो वनस्पति के विकास के साथ ही आरंभ होता है, यानी कि जैसे जैसे पेड़ पौधों का विकास होगा वैसे वैसे मृदा का निर्माण भी होता चला जाएगा। बात करें समय की, तो समय जो है मृदा की एक छोटी सी परत को बनने में भी कई हजार वर्षों का समय लगता है। तो आपको समझ में आ गया मृदा कहते किसे हैं और इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए इसमें हमसे पूछा गया है भारत जो है, भारत देश, इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो हमें पता है कि जो भारत है वो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ स्थित है, साथ ही साथ कर्क रेखा इसके वो मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा वाले राज्य का आपको बताएं तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी क्या है कर्क रेखा वाले राज्य हैं। साथ ही साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तर में, साथ ही साथ दक्षिण में है हिंद महासागर। तो ये सभी जो विशेषता हैं इसकी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे, पहला है अक्षांश। अक्षांश किस तरह से है, यानी कि विषुवत वृत्त की बात हो रही है, तो भारत का दक्षिणी भाग जिसमें हम कह सकते हैं कि कर्नाटक, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी जो एरिया हैं वो सम्मिलित होते हैं और जो कर्क रेखा है वो इसमें सम्मिलित होती है। तो यहाँ का जो भाग है उष्ण कटिबंधीय होता है और साथ ही साथ जो कर्क रेखा वाला भाग है वो कैसा होता है, शीतोष्ण यानी कि ठंडा होता है। उसके बाद आती है पर्वत श्रेणी। अब पर्वत श्रेणी कैसे, देखो भारत के उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, हिमालय पर्वत, और उत्तर में देखो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। अब ये जो श्रेणी है वो क्या करती है, उत्तरी ध्रुव रेखा से आने वाली जो ठंडी हवाएं उसको भारत में आने से रोकती है, जिससे कि भारतीय मौसम जो ज्यादा ठंडा नहीं होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो जलवायु की समताकारी स्वरूप बना रहता है। यही पर्वत श्रृंखला जो मानसूनी पवनें होती है, भारत में जो मानसूनी पवनें निर्मित होती हैं और जो बाहरी देशों से आती है उन्हें भारत में प्रवेश देती हैं, और जो भारत से बाहर जाने वाली होती है उन्हें रोकती हैं और फिर वर्षा करने में सहायक होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जल एवं स्थल का वितरण। तो देखो भारत जो है वो एक प्रायद्वीपीय देश है, तो इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जलवायु जो है उसका तापमान जो है प्रभावित होता है, जिसकी वजह से दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं होती है वो आर्द्रता से युक्त हो जाती है, एवं जो उत्तरी भाग है इसका वो स्थलबद्ध, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जो लद्दाख वाला एरिया है ये क्या है, स्थलबद्ध है। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और शीत ऋतु में तापमान जो बहुत कम हो रहता है, यानी कि बर्फ भी पड़ती है, माइनस में भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए और भी जो कारण है जैसे कि समुद्र से दूरी है, समुद्र से ऊंचाई है, ये सारी चीजें जो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आई होप इजीली आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 में हमसे पूछा गया जलोढ़ मृदा तथा काली मृदा की विशेषताएं लिखिए। तो मृदा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सबसे पहले देखिए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ यानी कि सिंपल सी बात है जल से संबंधित है। तो यह मृदा नदियों के द्वारा जो बहाए गए अवसाद होते हैं, जो नदियां हैं वो अपने साथ में जो अवसाद लेके आती है उनसे बनती है। अब जब नदियों के द्वारा बन रही है तो सिंपल सी बात है ये उपजाऊ होगी, और ये मृदा नदियों के द्वारा बनाई जा रही है तो घाटियों और डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाएगी, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाएगी। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होगी, फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी। ये मृदा हल्के और धूसर से राख जैसे दिखती है। यह भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र ऐसे मैदानों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा से आप ये बहुत सारी चीजें एक ही साथ याद रख सकते हैं। जलोढ़ मृदा यानी कि नदियों से बहाकर अधिक उपजाऊ होगी, नदियों के क्षेत्र में पाई जाएगी, डेल्टाई मैदानी क्षेत्रों में, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास है, रंग इसका हल्का धूसर हो सकता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर आगे बात कर लेते हैं जो हमारी दूसरी प्रकार की मृदा है काली मृदा।
अब देखो काली यानी कि सिंपल से बात है ज्वालामुखी, तो काली मृदा जो है वो ज्वालामुखी क्रियाओं से ज्वालामुखी क्रिया से जो प्राप्त लावा होता है उससे बनती है। इसे हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। ये उपजाऊ मृदा होती है सिर्फ उसी एरिया के लिए जहां पे ये उपस्थित है। इसमें हम कपास की खेती कर सकते हैं, इसलिए इसे काली मृदा या फिर कपास मृदा भी कहा जा सकता है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और फास्फोरस, नाइट्रोजन ऐसे जो जैविक तत्व होते हैं उनकी कमी होती है। ठीक है, तो आपको जलोढ़ मृदा की विशेषताएं समझ में आ गई। देन जो काली मृदा है इसकी विशेषताएं आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये तो 5 आपके हो गए इंपॉर्टेंट। अब इसमें से कुछ और जो क्वेश्चन हैं जो मोस्टली पूछे गए 2 क्वेश्चन उसे भी हम देख लेते हैं। तो पहला है इसमें से, भारत में वर्षा पर्वतकृत है, बिल्कुल ठीक है। वर्षा के वितरण तथा इस पर उच्चावच के प्रभाव के संदर्भ में 5 उदाहरण दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, उदाहरण देने हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देंगे, पश्चिमी घाट के कारण पश्चिमी तटीय मैदानों में भारी वर्षा। तो कैसे लिखेंगे, पश्चिमी घाट यानी कि जो अरब सागर की बात हो रही है, तो अरब सागर के जो मानसूनी पवन है वो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदानों में लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा का निर्माण करती है। दूसरी है, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्रों में कम वर्षा, यानी कि पश्चिमी घाट के पार करने के बाद जो ये वर्षा होती है जब आती है तो क्या होता है, तापमान जो वो बढ़ जाता है जिससे आर्द्रता में कमी जाती है। उससे दक्षिण पठार जो है इसमें एक वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है जहां पे वर्षा जो है बहुत कम होती है। फिर आता है मेघालय में पर्वतों की बनावट के कारण भारी वर्षा। तो बंगाल की खाड़ी की एक श्रृंखला जो कि गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी, जैंतिया इन पहाड़ियों से टकराती है और इन पहाड़ियों में टकराने के बाद इसकी आकृति कीप जैसी हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे बारिश वर्षा होती है भारी। और इसी में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो मासिनराम है, ठीक है, मासिनराम में अधिक वर्षा क्यों होती है, तो उसका भी यही कारण है कि मेघालय में जो पर्वत है उसकी बनावट के कारण जो भारी वर्षा होती है, इसी वजह से मासिनराम में भी विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2 कारण अभी और हैं इसके, जिसमें से पहला है अरावली के विस्तार की दिशा के कारण राजस्थान में कम वर्षा। देखो अरब सागर की जो मानसूनी पवन है वो तीसरी शाखा उसकी है उत्तरी पूर्वी दिशा में, कौन सी, अरावली के समांतर। जब ये अरावली के समांतर नहीं आती है तो पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, और जब ये अरावली के समांतर आ जाती है तो पूरे राजस्थान में वर्षा होने लगती है। फिर है मानसूनी पवनों की दिशा पर हिमालय का प्रभाव। तो बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा सीधे हिमालय पर्वत, हमें जो हिमालय पर्वत है उससे टकराती है और यह हिमालय पर्वत की जो ऊंची श्रेणियां हैं उसको पार करने में असमर्थ होती है तथा पश्चिम की ओर जो हिमालय पर्वत है उसमें समानांतर चलना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती हैं वैसे वैसे नमी कम होती जाती है और वर्षा कम होती जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि भारत में जो वर्षा है वो पर्वतकृत है और इसमें उच्चावच का प्रभाव किस तरह से है, उसके उदाहरण। ठीक है, सबसे आखिरी प्रश्न जो कि मोस्ट ऑफ पूछा गया है, कोपेन के अनुसार जो भारत के जलवायु वाले प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके कोपेन के अनुसार 8 प्रकार के जलवायु वाले प्रदेश है। सबसे पहली है लघु शुष्क ऋतु मानसूनी प्रकार AMW। इस प्रकार के जलवायु पश्चिमी तट के आसपास पाई जाती है जैसे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी यानी कि AS। इस प्रकार की जलवायु जो है कोरोमंडल तट जो कि कोरोमंडल तट के आसपास पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु यानी कि AW। ये तटवर्ती प्रदेश यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं इन सभी को छोड़कर लगभग जो पूरे भारत है इसमें इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अब ये कहाँ पे पाई जाती है, जिससे हम BSHW कहते हैं। तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर इन भागों में पाई जाती है। उसके बाद है उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु BWHW। तो इस प्रकार की जलवायु केवल और केवल राजस्थान के भाग में पाई जाती है। शुष्क ऋतु जलवायु कहाँ पाई जाती है, CWG। ये सिर्फ और सिर्फ जो उत्तरी मैदानी है, उत्तरी मैदान यानी कि जो कह सकते हैं कि हिमाचल हो गया, जम्मू, लद्दाख, पंजाब और जो उत्तराखंड है यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद है ठंडी आर्द्र शीत जलवायु वाला प्रदेश DFC। ये जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी यानी कि कह सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान इन सभी एरियो में पाई जाती है। फिर आती है ध्रुवीय जलवायु E जो कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और उसके निकटवर्ती जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली ये क्वेश्चन जो है वो समझ में
आ गया होगा। सभी क्वेश्चन आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा था भारतीय किसान के लिए जो मानसून है वो एक जुआ है, कैसे? दूसरा क्वेश्चन था वन संरक्षण नीति कब लागू की गई और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मृदा किसे कहते हैं, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समझाइए। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं और काली मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं? भारत में जो वर्षा वो पर्वतकृत है और इसके वितरण में तथा इसके उच्चावच के प्रभाव के संदर्भ में 5 उदाहरण दीजिए। देन आखिरी कोपेन के अनुसार जो भारत में जलवायु के प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होती है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे आप पहली बार आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आज की हमारी जो वीडियो है वो एंड हो जाती है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए वो दोनों ही बुक के कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।